भविष्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 9 विज्ञान। विज्ञान में आपका 3 भाग है। आपका पहला है बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजिक्स, जिसमें से मैं फिजिक्स चालू करने वाला हूँ। और फिजिक्स में जो है आपका लेसन जो है गति है, और भाग 1 भी जो है यानी पहला लेक्चर है। तो चलिए जो है ध्यान से देखिए कि आखिर जो है गति क्या होता है। तो गति को हम कैसे समझते हैं? गति को 2 भाग में समझेंगे, एक विराम अवस्था और दूसरा गति अवस्था। चलिए जो है आपका विराम अवस्था क्या होता है। विराम अवस्था देखिए क्या होता है। यदि एक बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। देखिए क्या हमने लिखा, विराम अवस्था। यदि एक बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाएगी। यानी देखिए विराम अवस्था क्या होता है, यानी अगर 2 वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं में समय के साथ उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो वस्तु क्या कहलाएगी? विराम अवस्था। जैसे देखिए मार्कर है ना, अभी मार्कर ये अगर मैं 1 मिनट बाद देखा तो मार्कर यहाँ पे है, फिर मैं 10 मिनट बाद देख रहा हूं तो भी मार्कर वही है, यानी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यहाँ कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जहां पे वो दोनों स्थित है वहीं पे स्थित है। चलिए एक उदाहरण से हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है एक बिजली का खंभा है, ये आपका बिजली का खंभा हो गया। उसके बाद जो है ये एक आम का पेड़ है, आम तो सभी लोग खाते होंगे। और ये एक सुंदर सा घर है, ये एक सुंदर सा घर है सलमान खान जी का, ठीक है ना। तो ये बिजली का खंभा है और ये आम का पेड़ और एक सुंदर सा घर। अब देखिए मान लीजिए इस बिजली के खंभे और आम के बीच की दूरी कितना है? 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है। और यहाँ इस आम का पेड़ और घर के बीच की दूरी कितना है? 5 मीटर। देख रहे हैं ना। अब देखिए जो है बिजली का खंभा और आम के बीच की दूरी कितना है? 10 मीटर है। अभी हम देख रहे हैं कितना है? 10 मीटर है। अगर हम 5 मिनट बाद देखते हैं तो भी इनके और इनके बीच की दूरी कितना है? 10 मीटर है। और मैं इस आम के पेड़ और घर के बीच की मीटर दूरी देख रहा हूं तो एक मिनट बाद देखूंगा तो भी 5 मीटर है, या 10 मिनट बाद देखूंगा तो भी 5 मीटर है, या 1 दिन बाद देखो तो भी देखेंगे आप 5 मीटर है। यानी जो है समय के साथ इन दोनों वस्तुओं की स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो वस्तु क्या कहलाएंगी? विराम अवस्था में कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है और ये मैं हूं, और अब जो बोर्ड और मुझसे जो दूरी है मान लीजिए बदल नहीं रही है। अब हम भी यहीं पे खड़े हैं और बोर्ड भी वहीं पे स्थित है। जब बदल नहीं रही है, समय के साथ क्या दूरी में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। कि मैं 1 मिनट में यहाँ था, दूसरे मिनट में यहाँ पहुंच गया, नहीं हो रहा ना। अगर मैं बोर्ड यहाँ पे है, मैं भी यहाँ पे स्थित हूँ, 1 मिनट बाद देखा तो भी यहाँ हूँ, 5 मिनट बाद देखे तो भी यहाँ हूँ, 10 दिन बाद देखिए तब भी मैं यहाँ हूँ, तो वस्तु क्या कहलाएगी? विराम अवस्था में कहलाएगी। अब हम देखते हैं गति अवस्था क्या होता है। गति अवस्था, यदि एक बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। यानी क्या कह रहा है? देखिए उसका विपरीत है। यानी अगर समय के साथ उन वस्तुओं की स्थिति में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है, तो वस्तु क्या कहलाएगी? गति अवस्था में कहलाएगी। चलिए हम देखते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए
ये आम का पेड़ है। आम का पेड़ इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि आम का पेड़ सभी लोग ज्यादातर देखे भी होंगे। ये मान लीजिए एक सुंदर सा आम का पेड़ है और एक कार है। ये क्या है? कार। चलिए कार बना देते हैं। एक सुंदर सा क्या है? BMW है। ये देखिए BMW बन गया। एक कार है, ठीक ना। अब देखिए ये जो आम का पेड़ है और कार के बीच की दूरी मान लीजिए 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। ये आम का पेड़ है और ये कार है सुंदर सा आपका, जिसमें आप लोग बैठ के घूमते हो। तो अब आम का पेड़ और कार के बीच की दूरी कितना है? 10 मीटर है। हम 10 मीटर है ना, लेकिन हमने क्या देखा? हमने 5 मिनट बाद देखा कि कार यहां ना रह के कार जो है पहुंच गया यहाँ। कहां पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। कार जो है यहाँ पहुंच गया। कार कहां पहुंच गया? वहां पहुंच गया, ठीक है। कार कहां पहुंच गया? अब देखो कितनी दूरी हो गई। अब दूरी जो हो गई 20 मीटर। कितनी दूरी हो गई? 20 मीटर। यानी क्या हो रहा है कि समय के साथ इसके दूरी में क्या हो रहा है? अंतर आ रहा है, यानी बदलाव आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु क्या कहलाएगी? गति अवस्था में कहलाएगी। ये देखिए ये पेड़ है, कभी यहां था, यहां से कुछ समय बाद देखा यहां पहुंच गया, कुछ समय बाद देखा यहां पहुंच गया, या कुछ समय और आप देखेंगे तो और आगे क्या होगा? निकल चुका होगा। तो इस स्थिति में वस्तु क्या कहलाएगी? गति अवस्था में कहलाएगी। जैसे मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है ना। अब ये मान लीजिए कोई कार है या अन्य कोई वस्तु है, समय के साथ परिवर्तित हो रही है। जैसे 1 मिनट बाद देखा यहां था, 2 मिनट बाद देखा यहां है, 3 मिनट बाद देखा यहां है। ये देखिए दूरी हो रहा है ना परिवर्तित, दूरी बदल रहा है। उसके बाद फिर 10 मिनट बाद देखा, हो सकता है और दूर चला जाए। यानी क्या हो रहा है? समय के साथ उसकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। वस्तु क्या कहलाएगी? आपकी गति अवस्था में कहलाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि एक वस्तु विराम और गति दोनों में हो सकती है। कैसे? देखिए नोट में लिखते हैं। एक वस्तु एक ही समय विराम अवस्था व गति अवस्था दोनों में हो सकती है। देखिए क्या कह रहा है? ये कहा जा रहा है एक वस्तु एक ही समय में विराम अवस्था व गति अवस्था दोनों में, यानी जो है एक वस्तु होगी वह एक ही समय में वह विराम अवस्था को भी बताएगा और गति अवस्था को ही बताएगा। देखिए कैसे, चलिए देखते हैं। आपकी बार आप इस बार, उस बार तो कार बना था, इस बार बस बना दे रहे हैं। बस भी सभी लोग जानते होंगे। मान लीजिए सुंदर सा बस है, ये आपका बस है। ये बस में यात्री बैठे हैं, ठीक, और यहाँ ड्राइवर साहब हैं आपके, बहुत मजे से गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये बस है आपका, ये क्या है? बस है, ठीक है ना। अब देखिए एक ही समय में कोई वस्तु विराम अवस्था और गति अवस्था दोनों में कैसे हो सकता है? तो देखिए मान लीजिए इस बस में दो लोग बड़े शातिर दिमाग के हैं और उनका नाम क्या है? चंगू और मंगू। चंगू और मंगू देखिए दोनों बैठे हुए हैं और आपस में बतिया रहे हैं। क्या बतिया रहे हैं? कह रहे हैं कि चलिए कुछ फिजिक्स के बारे में जानकारी लिया जाए बैठे बैठे। तो उन्होंने बात करना चालू किया। तो चंगू मंगू से कह रहा है कि एक बस जो है, चंगू मंगू से क्या कहता है? कहता है कि आप हमारे सापेक्ष विराम अवस्था में हो, लेकिन ये बस किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष क्या है? गति अवस्था में। कैसे? देखिए मान लीजिए ये पेड़ वगैरह है, पेड़ है, ठीक ना। यहाँ घर भी होगा, ठीक। अब देखिए जब चंगू जो है, चंगू मंगू बाहर देखते हैं तो क्या होता है? समय के साथ ये बस क्या करती? गति करते हुए चली जाती है। यानी इसमें दूरी क्या हो रही? बदल रही है समय के साथ। यानी जब मान लीजिए कि यहाँ एक क्या है? यहाँ एक आम का पेड़ है, कुछ समय बाद देखा बस यहाँ पहुंच गई, आम का पेड़ यहीं रह गया। यानी इसके क्या हो रहा है? बस और आम के पेड़ के स्थिति में क्या हो रहा है? समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो इस अवस्था में क्या हो? गति अवस्था में। लेकिन
चंगू और मंगू, जो चंगू और मंगू बैठे हैं, ये समय के साथ नहीं बदल रहे। मान लीजिए चंगू इस सीट पे बैठा है, मंगू भी वहीं बैठा है, बाहर के सापेक्ष बस गति अवस्था में, लेकिन चंगू और मंगू के सापेक्ष क्या है, दोनों विराम अवस्था में। तो यानी एक ही समय में कोई वस्तु विराम अवस्था और गति अवस्था दोनों में हो सकती है। ठीक है, जैसे आपने चंगू मंगू को देखा, बतिया रहे थे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। गति के प्रकार। अब देखिए गति के प्रकार, गति 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है, सीधी रेखा में गति। दूसरा आपका क्या है, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। उसके बाद जो है तीसरा आपका क्या है, घूर्णन गति। और चौथा आपका क्या है, कंपन गति। चलिए जो है इन चारों प्रकार के बारे में हम देखते हैं। पहला क्या है, सीधी रेखा में गति। सीधी रेखा में यानी एक सीधे आप गति कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये रास्ता है, और ये चंगू जो है, चंगू किसी से बोल बतिया नहीं रहा है, आराम से सीधे जो है रास्ते पकड़े हुए जा रहा है चंगू, एकदम मगन होके। यानी ये चंगू क्या कर रहा है, सीधी रेखा में गति कर रहा है। क्या कर रहा है, सीधी रेखा में गति कर रहा है। एक सीध में आप जाते हो मगन होके, एकदम चंगू देखिए एकदम गाना लीजिए, ईयरफोन लगा होगा के अपना जो है सीधे रास्ते पे चल रहा है, यानी वो क्या है, एक सीधी रेखा में गति कर रहा है। उसके बाद देखिए आता है क्या, वृत्तीय गति। अब देखिए वृत्तीय गति, किसी को केंद्र मान लीजिए और उसके चारों तरफ क्या करिए आप, गति करिए। चारों तरफ क्या करिए, गति करिए। ऐसी गति क्या कहलाता है, वृत्तीय गति। अब देखिए उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, जब शादी नहीं होती है, जब शादी होती है तो दूल्हा और दुल्हन जो होते हैं क्या करते हैं, एक वृत्तीय पथ में गति करते हैं। क्या करते हैं, वृत्तीय पथ में गति करते हैं। तो ऐसी गति क्या कहलाएगी, आपकी वृत्तीय गति कहलाएगी। देखते हैं ना, ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, और जो अग्नि रहती है उसको मान लीजिए केंद्र मान लीजिए और घूमते रहिए, चक्कर लगाते रहिए। तो ऐसी गति क्या कहलाएगी, आपकी वृत्तीय गति कहलाएगी। चलिए उसके बाद आता है घूर्णन गति। अब घूर्णन गति क्या होता है, अब देखिए जो घूर्णन गति होता है वृत्तीय गति की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे आप देखे हैं ये देखिए, आप बचपन में कोल्हू देखे होंगे, जिसे जो है गन्ने की जो पेराई होती है, गांव में चलते हैं कोल्हू, तो वहां पे आप देखे होंगे एक बैल क्या करता है, ऐसे जो घूमता है चारों तरफ, क्या करता है, घूमता है। जब ये घूमता है, इसका जो है हर एक बिंदु जो है, एक जो है अपने ही इससे तुम क्या करता रहता है, घूमता रहता है। अब देखिए यहाँ का पॉइंट भी क्या करेगा, घूमता रहेगा, यहाँ का पॉइंट भी घूमता रहेगा, यानी एक सकेंद्रीय वृत्त बनाता है। क्या करता है, एक सकेंद्रीय वृत्त बनाता है। ये जो वृत्ति और घूर्णन में क्या अंतर है कि इसको एक केंद्र मान के चारों तरफ ऐसे घुमाया जाता है, लेकिन इसको भी एक केंद्र तो माना जाता है, लेकिन इसके जो ये वाला हिस्सा है, हर एक पॉइंट अपने ही बिंदु पे क्या करता है, चारों तरफ गति करता रहता है। तो ऐसी गति क्या कहलाएगी, घूर्णन गति। जैसे दरवाजे को देखिए, दरवाजे को आप बंद किए ना, पूरा दरवाजा ये पूरा पार्ट, हर एक पार्ट अपने अपने पॉइंट पे घूमता है ना, तो ऐसी गति क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति कहलाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद था कंपन गति। कंपन गति क्या होता है, देखिए अगर कोई वस्तु है वो क्या कर रहा है, अपने ही स्थान पे थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। जैसे देखिए ये मान लीजिए कोई वस्तु है, वह क्या कर रहा है, एक बिंदु पे आगे पीछे ऐसे हो रहा है, तो ऐसी गति क्या कहलाएगा, आपका कंपन गति कहलाएगा। जैसे चिमटा, रोटी बनाते समय जो चिमटा होता है ना, चिमटा देखे होंगे ना, चिमटा इस प्रकार कुछ होता है, चिमटा इस प्रकार होता है। अब इस चिमटो को आप कहीं एक बार गिरा दीजिए, तो देखिए ऐसे से क्या करता है, कंपन करता है। ठीक ना, तो उसके जो हर एक पॉइंट होता है वो आगे पीछे की क्या करता है, गति करता है। तो ऐसी गति क्या कहलाएगा, आपका कंपन गति कहलाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं।
अब देखिए दूरी क्या होता है। दूरी चले हम देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई प्रारंभिक और अंतिम के बीच का पथ दूरी कहलाता है। यानी क्या कह रहा है, देखिए दूरी किसी वस्तु द्वारा चली गई प्रारंभिक और अंतिम के बीच का पथ क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, घर है। आपने क्या किया, आपको जाना है मंदिर। कहाँ जाना है, मंदिर जाना है। ठीक है, हाँ मंदिर जाना है। अब आप जो है यहाँ गए, फिर उसके बाद यहाँ गए, फिर ऐसे चले। ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 5 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये मान लीजिए 4 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 10 मीटर है। और यहाँ 2 मीटर है। अब देखिए ये मान लीजिए जो जहां से आप चालू किए वो आपका क्या है, प्रारंभिक, यानी प्रारंभ जहां से किए। ठीक ना, आपका प्रारंभिक हो गया। और जहां पे आपने रुका वो आपका क्या है, अंतिम है। क्या है, अंतिम। ठीक है, प्रारंभिक से चालू के और अंतिम पर जहां जाना था पहुंच गए, उसके बीच का जो ये पथ है वही क्या कहला है, दूरी कहला है। अब आपसे पूछे दूरी कितना है, तो आपने क्या कहा, 5 यहाँ गए, 5 या 9, 9 10 19, 19 2 21, यानी आपने टोटल दूरी कितना तय किया, 21 मीटर तय किया। ठीक ना। अब देखिए जो दूरी है, दूरी आपका शून्य हो सकता है, यानी जिस स्थान पे आप स्थित है वहीं पे है तो दूरी क्या है, शून्य है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यानी दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऋणात्मक का मतलब क्या है कि आप जो है शून्य पे है तो उससे कम और दूरी नहीं हो सकती। अगर एक बार प्रारंभ कर दिए तो दूरी आपकी क्या होगी, प्लस होती चली जाएगी, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी आपका क्या है, दूरी अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि जो है इसमें जो है दिशा नहीं होता, सिर्फ परिमाण होता है, इसलिए क्या है, अदिश राशि है। चलिए हम पॉइंट को लिख देते हैं। दूरी अदिश राशि है। दूरी शून्य हो सकती है। देखिए हमने पॉइंट पे लिख दिया, दूरी आपका क्या है, अदिश राशि है। दूरी शून्य हो सकती है और दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है विस्थापन। प्रारंभिक और अंतिम के बीच का कम से कम पथ विस्थापन कहलाता है। यानी क्या कह रहा है, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम के बीच का कम से कम क्या पथ का कम से कम पथ क्या कहलाता है, आपका विस्थापन कहलाता है। कम से कम पथ मतलब यानी जो है ये दूरी आप क्या करते हैं, जहां से चले और जहां अंत किए उसका जो पूरा पथ जितना आप चले हो उसको आप ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, दूरी होगा। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन कम से कम पथ, यानी प्रारंभिक और अंतिम के बीच का जितना कम पथ हो सकता है, यानी जितना आप कम जो है जा सकते हो उतना ही आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन। जैसे मान लीजिए अब यहां से यहां जाना है तो यहां से यहां सीधा आप जा सकते हैं,
डायरेक्ट यहाँ, यही आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विस्थापन। यह होगा विस्थापन। अब इसके कुछ पॉइंट है, उसको हम लिखते हैं। विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। यानी जो आपका विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य हो सकता है। कैसे, देखिए, मान लीजिए अगर आप जो है एक जो वृत्त पर गति कर रहे हैं, आपने क्या किया, आप यहां से चलना प्रारंभ किए, आए यहां से चलते चलते, और फिर आप यहाँ क्या कर दिए, रुक गए, ठीक ना। जब आप यहाँ पे रुक गए तो आपका दूरी तो जो आपने ये तय किया दूरी तो हुआ, लेकिन विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। विस्थापन क्या होता है, सीधी दूरी मापता है, तो सीधी यहीं पे आया, यहीं पे खत्म हो गया, तो विस्थापन आपका क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है ना। तो शून्य हो सकता है। और जो है विस्थापन धनात्मक भी होगा, धनात्मक होगा। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, यहां से चले और फिर आप यहां पहुंचे, और फिर जो है आप यहां से चल के आप फिर पुनः इधर चले आए। अब जो इधर आएगा, इधर क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप यहां थे, यहां गए, फिर वापस यही चले आए, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। विस्थापन क्या मापता है, सीधी दूरी को मापता है, ठीक है ना। तो यानी विस्थापन जो है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, ठीक। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन देखिए आपका क्या है, सदिश राशि। क्यों, क्योंकि जब आप चलते हैं तो किसी एक दिशा में चलते हैं। अगर आपको मान लो इसी दिशा में चलना, तो आप इसी दिशा में जाएंगे, या इस दिशा में जाना, इस दिशा में जाएंगे। यानी विस्थापन जो होता है उसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, इसलिए वो क्या है, आपका सदिश राशि है। उसके बाद आपका आता है दूरी से दूरी के बराबर व छोटा होता है, क्या होता है, विस्थापन दूरी के बराबर व छोटा होता है। यानी जो विस्थापन है वह दूरी के बराबर हो सकता है, ठीक ना, उससे छोटा हो सकता है, लेकिन दूरी से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक। देखते हैं राशि। देखिए राशि दो प्रकार की होती है। राशि आपकी कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला आपका क्या है, सदिश राशि। सदिश राशि की परिभाषा क्या होता है, ऐसी राशि जिसमें दिशा व परिमाण दोनों हो, सदिश राशि कहलाती है। यानी ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। क्या बात हो रही है, दिशा और परिमाण की, आपका दिशा और परिमाण, यानी दिशा और परिमाण दोनों हो तो राशि क्या है, सदिश राशि। दिशा तो आप जान ही रहे हैं, परिमाण क्या होता है, परिमाण यानी मात्रक। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप जो है 5 मीटर पूरब दिशा में जा रहे हैं। 5 मीटर आप कहां जा रहे हैं, पूरब दिशा में। आप 5 मीटर पूरब दिशा में जा रहे हैं। जो ये 5 मीटर है ये परिमाण को व्यक्त कर रहा है, और ये जो पूरब जा रहे हैं ये दिशा को व्यक्त कर रहा है। यानी अगर किसी राशि में परिमाण और दिशा दोनों हो तो राशि क्या है, आपकी सदिश है। जैसे आप देखिए, विस्थापन है, त्वरण है, बल है, ये आपकी क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि क्यों है, क्योंकि जो विस्थापन जो होता है एक फिक्स दिशा होती है उसकी, परिणाम और दिशा दोनों थी। जैसे अगर जाना है तो विस्थापन को मापा जाता है, एक फिक्स दिशा में मापा जाता है। अगर आप दिशा लिए हैं तो जितना दूरी आपने तय किया वो आपको उसका परिमाण हो गया। यानी इसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार जो त्वरण में भी और बल में भी दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए उसके बाद आपका अदिश राशि। ऐसी राशि जिसमें परिमाण हो दिशा ना हो, राशि सदिश राशि कहलाती है। यानी ऐसी राशियां जिसमें परिमाण हो दिशा ना हो वो अदिश राशि कहलाएंगी, यानी उसमें दिशा की कोई आवश्यकता ना पड़े। जैसे
जैसे आपका दूरी होगा, दूरी आप कहीं भी जा सकते हैं, 5 मीटर, चाहे इधर जाइए चाहे उधर जाइए, किसी भी दिशा में आप जा सकते हैं, यानी उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लंबाई हो गया, मान लीजिए आप 5 मीटर पूरब दिशा में लंबाई मापे, तो 5 मीटर उत्तर दिशा में मापेंगे तो लंबाई में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यानी कहने का मतलब ये है, जो अदिश राशि है उसमें दिशा की कोई बात ही नहीं होगी। जैसे एक भैंस है, आप क्या कर रहे हैं, भैंस का दूध निकाल रहे हैं, 5 लीटर दूध दे रही है, अब उसको पूरब दिशा में कर दीजिए, क्या वो 10 लीटर दूध देने लेगी? नहीं देने लेगी ना, उससे दिशा से कोई फर्क तो पड़ रहा नहीं है, तो इसलिए वो अदिश से माना जाएगा। यानी जो अदिश होगा उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, परिमाण की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, अदिश राशि कहलाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट मार के नोट कर सकते हैं। देखिए हमने जो है उदाहरण भी लिखा दिया है, तो उम्मीद है